मेरे बाद क्लास किसकी होती है अभी? नहीं, क्लास किसकी होती है मेरे बाद में, ये लंच के बाद? बागेश्वर। एक्चुअली तुम्हारे वाले बैच में तो नहीं बैठेगा ये, तुम्हारा और इनका एक क्लास का डिफरेंस आ गया। ये लोग तुमसे एक क्लास आगे हैं, कौन से 5 वाले हैं? तो मैं इक्वल चाह रही थी थोड़ा सा। और नहीं, देखते क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3 ले लिया था ना बेटा? ऑडियो वीडियो प्रॉपर है क्या बच्चों? बताना एक बार ऑनलाइन। यस। देखो यूनिट नंबर 2 में जो रिमेनिंग टॉपिक्स है उनको पूरा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका था हमारा, पर्सनल प्रॉफिट वाला करवा लिया था, याद करो। अगर एक पार्टनर कोई प्रॉफिट कमाता है फर्म के बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस कनेक्शन को यूज करके, फर्म के नाम को यूज करके, तो अपने पास नहीं रख सकता। बाउंड टू अकाउंट फॉर दैट प्रॉफिट, रिफंड इट बैक टू द फर्म। ABCD वाला एग्जांपल लिया था। और अगर कॉम्पिटिटिव बिजनेस प्रॉफिट करता है तो वो भी अपने पास नहीं रख सकता, क्या करना पड़ेगा? फर्म को वापस करना पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कल करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया था, ठीक है। ये करवाती हूँ क्वेश्चन नंबर 6, रिलेशन ऑफ पार्टनर विद थर्ड पार्टीज। एक पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ कैसा रिलेशन होता है, ठीक है। एवरी पार्टनर इज प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट, ठीक है। जब वो खुद की कैपेसिटी में काम करे, एक्टिंग एज अ प्रिंसिपल, और जब बाकी पार्टनर्स को रिप्रेजेंट करे, एक्टिंग एज देयर एजेंट। लेकिन उसके और एक नॉर्मल एजेंट के बीच में एक बड़ा डिफरेंस है। एक नॉर्मल एजेंट का अपने प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। एक नॉर्मल एजेंट का अपने प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, जबकि एक पार्टनर का पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी में कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट होता है। एजेंट सिर्फ और सिर्फ किस कामों के लिए? ओनली फॉर द बिजनेस ट्रांजेक्शन। एजेंट ओनली फॉर द बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब देखो सेम चीजें हैं कि नहीं, एक बार पढ़ो। हर पार्टनर प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। हर पार्टनर बाकी पार्टनर्स का एजेंट होता है, क्यों? उनको रिप्रेजेंट करता है ना। अच्छा, आगे क्या दिया देखो, जब वो खुद के लिए काम कर रहा है, डीम्ड एज प्रिंसिपल, एंड व्हेन ही इज एक्टिंग फॉर द अदर पार्टनर्स, डीम्ड एज देयर एजेंट, ठीक है। इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। प्रिंसिपल डिस्टिंक्शन मतलब डिफरेंस बिटवीन हिम एंड मेयर एजेंट इज दैट, इस प्रिंसिपल वर्ड को काटो और क्या लिखो? पार्टनर। Partner has a community of interest with other partners in the whole property and business and liabilities of partnership. एक पार्टनर का पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी में कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट होता है। Whereas an agent has no interest in the property and business and liability of पार्ट काटो लिखो प्रिंसिपल। जबकि एक नॉर्मल एजेंट का अपने प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। समझ आ गई बात? रूल दैट द पार्टनर इज एजेंट ऑफ द फर्म ओनली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। दिस इज एप्लीकेबल ओनली टू द एक्ट डन बाय द पार्टनर्स फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। एजेंट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? फर्म के पर्पस के लिए, बिजनेस के पर्पस के लिए, बाकी कामों के लिए एजेंट नहीं होते। समझ आई चीज की नहीं? बताओ बेटा। तो ये हमने पढ़ लिया क्वेश्चन नंबर 6, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विद थर्ड पार्टी। इम्प्लाइड अथॉरिटी पूरा कर लिया था। क्या आता है काम, ये क्या नहीं आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 पॉइंट्स किए थे ना। आर्बिट्रेशन, बैंक अकाउंट, 3 केस लॉ के, 2 इमूवेबल प्रॉपर्टी, और एक लास्ट पढ़ा था एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। एक्सटेंशन रेस्ट्रिक्शन सेक्शन 20 बताया था। उसके बाद ये करा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 10, ये बचा हुआ है। एडमिशन एंड रिप्रेजेंटेशन बाय अ पार्टनर। कोई पार्टनर कोई चीज एडमिट करता है, स्वीकार करता है, या कुछ रिप्रेजेंट करता है, किसी के सामने कोई स्टेटमेंट बोलता है। एडमिट या रिप्रेजेंट करेगा एक पार्टनर, जिम्मेदार होगी पूरी की पूरी फर्म।
बशर्ते वो काम इम्प्लाइड अथॉरिटी के भीतर रहकर किया हो। एडमिट या रिप्रेजेंट करेगा एक पार्टनर, जिम्मेदार पूरी की पूरी फर्म होगी, बशर्ते वो एडमिशन या रिप्रेजेंटेशन पार्टनर ने अपनी अथॉरिटी के भीतर रहकर किया हो। क्या लैंग्वेज आएगी देखो, इफ अ पार्टनर मेक्स एनी एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन देन द फर्म विल बी बाउंड बाय सच एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन। आगे ऐड करना, if such admission or representation is done, if such admission or representation is done within the authority of a partner, within the authority of a partner, within the authority of a partner। अब इसी चीज को उल्टा कर दो, पॉइंट नंबर 2 बन जाएगा। अगर एडमिशन या रिप्रेजेंटेशन किया है, फर्म जिम्मेदार नहीं होगी अगर उसकी अथॉरिटी क्या है, लिमिटेड। ठीक है ना। आउटसाइड एम्प्लॉयड अथॉरिटी जाके कुछ एडमिट किया, रिप्रेजेंट किया, फर्म जिम्मेदार नहीं है। मैंने आपको एक लाइन पूरी कंप्लीट करवा दी, फर्स्ट वाली। एडमिट या रिप्रेजेंट करेगा एक पार्टनर, जिम्मेदार पूरी की पूरी फर्म, बशर्ते काम पार्टनर की अथॉरिटी के भीतर रहकर किया जाना चाहिए। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, देखो एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, मोटरसाइकिल के डिफरेंट ब्रांड्स के स्पेयर पार्ट्स में डील करते हैं। एक आउटसाइडर है जेड, थर्ड पार्टी, उसने एक स्पेयर पार्ट खरीदा है अपनी यामाहा मोटरसाइकिल के लिए। किसी पार्टनर एक्स के ये कहने पर कि ये स्पेयर पार्ट तुम्हारी मोटरसाइकिल के लिए बिल्कुल सही रहेगा, रिप्रेजेंट किया है एक पार्टनर एक्स ने, जिम्मेदार पूरी की पूरी फर्म हो जाएगी अगर वाई को तो इस ट्रांजेक्शन की जानकारी भी नहीं है ना, स्पेयर पार्ट जो है वो मोटरसाइकिल के लिए अनसूटेबल निकल गया, रिप्रेजेंट किया था सिर्फ और सिर्फ एक्स ने, पूरी फर्म जिम्मेदार होगी बिकॉज बोथ ऑफ देम आर पार्टनर ऑफ अ फर्म विच इज डीलिंग विद द स्पेयर पार्ट्स ऑफ द मोटरसाइकिल। अथॉरिटी के भीतर आ गया कि नहीं आगे बताओ बेटा, पूरी फर्म जिम्मेदार मानी जाएगी। शॉर्ट में बोलूं क्या है, एडमिट या रिप्रेजेंट करेगा एक पार्टनर, जिम्मेदार पूरी की पूरी फर्म, बशर्ते किस में आना चाहिए, विद इन द अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर। याद रहेगा। जैसे किसी भी में अथॉरिटी और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, अथॉरिटी और इम्प्लाइड अथॉरिटी का ही पॉइंट है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए, यूजुअल वे से किया जाना चाहिए, ट्रांजैक्शन फर्म के नाम से होना चाहिए, बात एक ही है। लेकिन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब होता है इट शुड बी रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ द फर्म। इम्प्लाइड अथॉरिटी में 3 चीजें आती हैं, उसमें से एक है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इम्प्लाइड अथॉरिटी वाइडर वर्ड है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस उसी का एक पार्ट है, इट्स अ नैरो वर्ड। ये क्वेश्चन आता है, लेकिन क्वेश्चन आया हुआ कितने नंबर का है, सिर्फ 2 नंबर का। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ गिविंग नोटिस टू अ एक्टिव पार्टनर। कैसे देखो, कोई चीज आपने एक्टिव पार्टनर को बता दी, क्या माना जाएगा, पूरी फर्म को पता है। कोई चीज एक्टिव पार्टनर को पता है, क्या माना जाता है, पूरी फर्म को पता है। क्या क्या चीजें पूरी होनी चाहिए, किसको बताया था, एक्टिव पार्टनर, वर्किंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर को नहीं बताया था। नोटिस होना चाहिए रियल, एक्चुअल, इम्प्लाइड या कंस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए। किससे रिलेटेड होना चाहिए, फर्म के बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। तो आप जिसको बता रहे हो एक्टिव पार्टनर को, क्या माना जाएगा, पूरी फर्म को पता है। क्या लिखा है देखो, नोटिस टू एक्टिव पार्टनर अमाउंट्स एज अ नोटिस टू द फर्म। नोटिस कैसा होना चाहिए, एक्चुअल, कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टिव, इम्प्लाइड और डीम्ड, रियलिटी में देना पड़ेगा। कैसे पार्टनर को देना है, वर्किंग पार्टनर यानी एक्टिव पार्टनर, नॉट टू अ स्लीपिंग पार्टनर। और किससे रिलेटेड होना चाहिए, फर्म के बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, फर्म के बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, ये लिखा हुआ है। तो नॉर्मली रूल क्या कहता है कि अगर कोई चीज एक्टिव पार्टनर को पता है, क्या मानेंगे, पूरी फर्म को पता है। एक्सेप्शन क्या है वो सुनो, बेसिकली बोलूं एक ही है, फ्रॉड। यहां 2 दिए हुए, पहले पॉइंट में बोलोगे एक्टिव पार्टनर ने फ्रॉड किया,
दूसरे में बोलोगे थर्ड पार्टी ने एक्टिव पार्टनर की कंसेंट से फ्रॉड किया। पहले में खुद करेगा, दूसरे में किसी और के थ्रू करवाएगा। केस क्या आएगा से फ्रॉड। फ्रॉड के केस में ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता। वहां पर नोटिस टू एक्टिव पार्टनर डीम नोटिस टू फर्म नहीं माना जाता। वहां पे वो एक्टिव पार्टनर पर्सनली जिम्मेदार माना जाता है। क्या लैंग्वेज है देखो, पहले तो एक नॉर्मल एग्जांपल दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं। 3 पार्टनर एक फर्म में PQR किसमें डील करते हैं? परचेज एंड सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। एक पार्टनर R जब वो डील कर रहा था, एक सेकेंड हैंड कार खरीद रहा था, किससे? S से। इन कोर्स ऑफ डीलिंग विद S उसे पता चल गया कि कार जो है वो कैसी है? चोरी की, और किसको बिलोंग करती है? X को। अब उसको पता है तो नॉर्मली क्या मानोगे? पूरी फर्म को पता है। वॉइस नहीं आ रही है अब, ठीक है चलो। तो P और Q आर इग्नोरेंट, P और Q को इसकी जानकारी भी नहीं है, तो भी एक्टिव पार्टनर को पता है, तो क्या मानोगे? पूरी फर्म को पता है। यही चीज दी हुई है देखो, ऑल द पार्टनर्स आर लायबल टू एक्स द रियल ओनर। नॉर्मल रूल लगा दिया। नोटिस टू एक्टिव पार्टनर डीम्ड एज नोटिस टू द फर्म। अब क्या बोला? ये 2 केसेस ऐसे हैं जहां पर इट विल नॉट अमाउंट टू नोटिस टू द फर्म। एक्सेप्शन, पहला पॉइंट क्या कहेगा देखो, फ्रॉड इज committed by the active partner, committed with the consent of that partner by a third party। पहले में खुद फ्रॉड कर रहा है और दूसरे में थर्ड पार्टी के थ्रू फ्रॉड करवा रहा है। यही है। अब इसको एक एग्जांपल की फॉर्म में एक्सेप्शन को समझाया देखो। एक पार्टनर है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। इसने क्या किया? कुछ गुड्स खरीदे अपनी फर्म के लिए। इसको पता है पर्टिकुलर डिफेक्ट है गुड्स के अंदर। नॉर्मली इसको पता है तो क्या माना जाएगा? पूरी फर्म को पता है। क्या लिखा देखो, हिज नॉलेज रिगार्डिंग द डिफेक्ट ऑर्डिनरली विल बी कंसिडर्ड एज नॉलेज टू द फर्म। लेकिन उसने क्या किया? बाकी पार्टनर्स को इसकी जानकारी भी नहीं है, बट इसने क्या किया? सेलर के साथ मिलकर के कॉन्स्पिरेसी करी, मिली भगत करी। सेलर से तो बोला इसने, बेटा 10,000 रुपए का बिल बना दे, पैसे तुझे दूंगा 8,000, और तेरे गुड्स में डिफेक्ट है, बाकी पार्टनर्स को बताना मत। समझ आ रही चीज? तो इसने क्या किया? कॉन्स्पिरेसी की, मिली भगत की, फ्रॉड किया एक तरीके से। अब आगे क्या लिखा है देखो, बिकॉज ए हैड इन लीग विद द सेलर, मतलब सेलर के साथ मिलकर क्या किया? कंस्पायर टू कंसील द डिफेक्ट फ्रॉम द अदर पार्टनर्स। बाकी पार्टनर से डिफेक्ट को छिपा लिया। रिलेशनशिप फिड्यूसरी होती है, बताने की जरूरत नहीं है ना। पार्टनरशिप में रिलेशनशिप कैसी है? फिड्यूसरी, ड्यूटी टू स्पीक बनती है। छिपा लिया ना, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ डिफेक्ट, फ्रॉड हो गया। आगे क्या हुआ? अदर पार्टनर से छिपाया, रूल विल बी इनऑपरेटिव, मतलब नॉट एप्लीकेबल। एंड बाकी पार्टनर्स को डिफेक्ट का पता चले तो वो गुड्स को रिजेक्ट कर सकते हैं। नोटिस टू एक्टिव पार्टनर नोटिस टू फर्म नहीं माना जाएगा, वो पार्टनर पर्सनली जिम्मेदार माना जाएगा। बाकी पार्टनर्स को पता चल गया तो क्या कर सकते हैं? गुड्स को वापस दे सकते हैं। क्लियर है कि नहीं बताओ बेटा? नॉर्मल रूल शॉर्ट में रिवाइज करो। नोटिस टू एक्टिव पार्टनर डीम नोटिस टू द फर्म। नोटिस कैसा होना चाहिए? एक्चुअल, शुड नॉट बी कंस्ट्रक्टिव। किसको दिया जाना चाहिए? एक्टिव पार्टनर को, ना कि स्लीपिंग पार्टनर। किससे रिलेटेड होना चाहिए? फर्म के बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। ये लिया अपन ने। फिर हमने एक्सेप्शन पढ़ा कि इन 2 केसेस में रूल एप्लीकेबल नहीं होता। एक्टिव पार्टनर फ्रॉड कर दे, थर्ड पार्टी एक्टिव पार्टनर की कंसेंट से फ्रॉड कर दे। क्लियर है? हाँ, हाँ, करेंगे ना, वो पर्सनली डील करेंगे आपस में। हाँ, बाहर वाला तो रिलीव हो गया ना, आउटसाइडर तो फ्री हो गया। भाई तुम्हारी पार्टनर्स की आपस में नहीं बनती, आपस में भुगतो, बाहर वाले को इसकी वजह से नुकसान नहीं होने देंगे। थर्ड पार्टी को इम्यून कर दिया। आगे क्या लिया देखो बेटा, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट हम ले चुके हैं, प्रैक्टिकल भी किए थे। माइनर की पोजीशन हो चुकी है, लीगल कॉन्सिक्वेंस कमिंग इन गोइंग आउट कंप्लीटेड है ना। यूनिट नंबर स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 3।
रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। यूनिट नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया। काफी कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमने किए थे, जो रिमेनिंग है वो आप देख लेना। मैं एक आउटलाइन जरूर आपको बनवा देती हूँ। प्रैक्टिकल किन पे ज्यादा पूछे जा रहे हैं एक जगह लिख लो, एक बार लिख लो इस चीज को। प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसमें कहाँ से ज्यादा आते हैं? अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो उसकी कैपिटल को वापस मिलेगी कि ऑफिशियल रिसीवर ले लेगा सक्षम। ऑफिशियल रिसीवर कोर्ट का ऑफिसर अपॉइंट होगा, जो भी उसकी कैपिटल बनती है वो ले सकता है और वो केस भी फाइल कर सकता है। ठीक है, तो अभी आप एक बार लिखो क्या क्या इस पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। सेक्शन नंबर 33 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सपल्शन। 33 में एक्सपल्शन, 34 35 करके जाना इंसॉल्वेंसी डेथ। आपने देखा था डेथ वाले पे बहुत क्वेश्चन किए हमने। इम्प्लाइड अथॉरिटी सेक्शन 19 थ्योरी में पूछा जाता है, एक्ट्स आउटसाइड द इम्प्लाइड अथॉरिटी, सेक्शन नंबर 19। हाँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है सेक्शन 20, एक्सटेंशन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी। एक किया था ना अपन ने, एक्सटेंशन और रेस्ट्रिक्शन ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी, सेक्शन 20। इसके अलावा प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्या पूछा था उसने, माइनर की पोजीशन, सेक्शन 30। ट्रांसफरी, सेक्शन 29, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, 30 माइनर की पोजीशन सेक्शन 30 और 29 में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। तो ये इसकी हॉट चॉइस पे रहते हैं, इन पे प्रैक्टिकल ज्यादा बनाता है। एक और पे कई बार आया हुआ है, वो भी लिखो, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, सेक्शन 36 37। राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, सेक्शन 36 37, उसका प्रैक्टिकल भी कराया था, याद करो। प्रॉफिट में हिस्सा ले ले या 6% की रेट से ब्याज ले ले, जो भी उसको बेनिफिशियल लगे। याद आ रहा है? तो इन पे आप केस स्टडी करके सारी जानी है, एनसीसी बुकलेट के पीछे वाली केस स्टडी एक भी मेन एग्जाम में छोड़ के मत जाना। आप अपने चाहे जो भी आपके रहे हुए हैं पहले सीनियर्स वगैरह हैं उनसे पूछ सकते हो। अभी भी जो पेपर आया था ना अपना, सारी अपनी बुकलेट से आया है पेपर। सिर्फ क्या बदलते हैं, ज्यादा से ज्यादा नाम बदलते हैं। क्यों? हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चन बेटा कवर कर रखे हैं, पास्ट एग्जाम के भी, एमटीपी भी, आरटीपी भी, आईसीआई के बैक साइड क्वेश्चन तक लिए हुए हैं। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए तो तुम्हें 10 जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम एक जगह से कर लो बहुत है। ठीक है, थ्योरी अपन 1 to 1 जैसे करा रही हूँ, बता भी रही हूँ, ये चीज आ रही है। माइनर वाला टॉपिक है, जैसे वो थ्योरी में भी काफी पूछता है, व्हाट आर द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ माइनर एडमिटेड टू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पूछा जाता है। पर्सनल प्रॉफिट सेक्शन 16, उस पे भी मैंने जब करवाया था तब बताया था आपको, क्वेश्चन आया हुआ है। पूछते हैं वो लोग, व्हाट इज द प्रोविजन रिलेटेड टू पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय अ पार्टनर। एक पार्टनर प्रॉफिट कमाता है फर्म के किसी ट्रांजेक्शन से, फर्म के नाम को यूज करके, खुद के पास नहीं रह सकता, वापस करो, वो वाला प्रोविजन। और एक कम्पिटिटिव बिजनेस प्रॉफिट करके कमाया तो नहीं कर सकता, क्या करो, वापस करो, वो सेक्शन भी करके जाना, सेक्शन नंबर 16। आगे स्टार्ट करते हैं, अभी अपन यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे।